हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी विद सीओईपीएन चैनल। इस वाली वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन के टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमएसटी सीईटी है। देखो, लॉज ऑफ मोशन ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक नहीं है। हर 2 शिफ्ट में हमें इसका एक क्वेश्चन देखने मिलता है, बट इसका जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ईजी टू गोइंग आता है, मीन्स हाथ के मार्क्स होते हैं। सो हमें उन मार्क्स को गंवाना नहीं है। बहुत बार क्या होता है, ये क्लास 11 का टॉपिक है, सो पढ़ाई पढ़ाई में हम इसे निगलेक्ट कर देते, छोड़ देते हैं। आप क्या करो, सिर्फ इसके फॉर्मूला शीट वगैरह कुछ हो गया आपके पास एंड लॉज ऑफ मोशन की, तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। और ये जो मैं 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से देख लो, खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करो। आपका टॉपिक अच्छा क्रिस्प हो जाएगा। जो भी 5 क्वेश्चन में लाए हो, हर क्वेश्चन एक अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, सो आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल रिविजन भी हो जाएगा इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अ बॉल इज dropped on the floor from a height of 20 meter. It rebounds to a height of 5 meter. Ball remains in contact with floor for 1 second. The average acceleration during contact is। देखो, हमारे पास एक बॉल है जो कि हमने 20 मीटर से ड्रॉप किया सरफेस से। बॉल सरफेस को हिट करता है, फिर वापस रिबाउंड करता है, और इस टाइम वो एक 5 मीटर की हाइट तक जाता है। इस 5 मीटर के हाइट तक जाता है, इस 5 मीटर वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो हमें द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट इज, ये जो सरफेस से 1 सेकेंड के लिए कॉन्टैक्ट में रहा, सो इस ड्यूरेशन में उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है। देखो, उसको 20 मीटर से ड्रॉप किया है, सो वो कितनी वेलोसिटी v से सरफेस पे हिट करेगा। उसका फॉर्मूला अपने पास है, v इज इक्वल्स टू √2gh। g is our acceleration due to gravity and h is our height। so यहाँ से आ जाएगा 2 into 10 into 20, 20 to the 40, 400, और यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से वो फ्लोर को हिट करेगा। ये आ गई हमारी v1। देखो, हम कोई भी एक साइन कन्वेंशन मानते हैं, v1 को हम निगेटिव कंसिडर करके चलते हैं, निगेटिव। अब v2, ये जो हमारी वेलोसिटी v2, जब वो सरफेस से स्ट्राइक किया और वो 5 मीटर हाइट तक गया, सो कुछ वेलोसिटी से गया होगा सरफेस से, सो वो हमने v2 कंसिडर करी। सो v2 भी हम √2gh से निकाल सकते हैं, √2gh। यहाँ से v2 आ जाएगी मेरी 2 into 10 into 5, ये आ गई मेरी 10 मीटर पर सेकेंड। इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है अपने पास, एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा टी। v2 कितनी है मेरी +10, v1 कितनी है -20। साइन का भी ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह वेक्टर क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, सो इसमें हम साइन को भी कंसिडर करेंगे। और टाइम उसने दिया है जो कि है 1 सेकेंड। सो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है मेरा ऑप्शन ए। एक बॉल था जो कि हमने 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया सरफेस पे, सरफेस पे आया वो, सरफेस को उसने कुछ एक v1 वेलोसिटी से हिट किया, सो हमने v1 को निकाल लिया √2gh के फॉर्मूले से, हमारे पास वो आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया, नीचे वाले को निगेटिव कंसिडर किया, तो उसकी वेलोसिटी -20 लिख दी। अभी उसने जब सरफेस को हिट किया, वो वापस से 5 मीटर हाइट तक रिबाउंड किया, सो सरफेस पे उस जो वेलोसिटी से वो रिबाउंड करने के लिए गया, वो है हमने v2 कंसिडर करी। √2gh से v2 हमारे पास +10 मीटर पर सेकेंड आ गई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने को पता है, डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। सो v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा टी करके हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, pulleys and strings shown in the figure are smooth and of negligible mass. For system to remain in equilibrium, angle theta should be। हमें एक मास पुली सिस्टम दिया हुआ है
और हमें बोला कि इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा। इक्विलिब्रियम अपने को पता है, इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिसमें हर एक पे नेट फोर्स जीरो होता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो इनको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना मतलब इन सबका मास का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। सो थीटा कितना रहेगा, देखो इसमें एक टेंशन फोर्स रहेगी, इसमें एक ऐसी टेंशन फोर्स रहेगी, यहाँ पे एक ऐसी टेंशन फोर्स रहेगी, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स रहेगी। हमें अभी इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। सो यहाँ पे T इज इक्वल्स टू एम जी, जिससे कि ये और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहे। अभी इसे इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए ये T है, सो यहाँ पे इसका वर्टिकल में कंपोनेंट रहेगा T cos थीटा और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट रहेगा T sin थीटा। ऐसा कंपोनेंट रहेगा T cos थीटा और हॉरिजॉन्टल में रहेगा T sin थीटा, इस टेंशन T का। वैसे ही इस कॉइल इस स्ट्रिंग का भी वर्टिकल में T cos थीटा और यहाँ पे T sin थीटा। सो ये बन जाएगा 2T cos थीटा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सो इस पे नेट फोर्स हम लिखेंगे 2T cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg, √2 mg। T की जगह mg पुट कर देंगे यहाँ पे। ये मान लो इक्वेशन 1 है अपनी, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में T की जगह mg पुट कर देंगे, 2 इंटू mg इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg। mg से mg गया, कॉस थीटा आ गया मेरा 1/√2, थीटा आ गया मेरा कॉस इनवर्स 1/√2, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया था, हमें उसने पूछा था कि कितना थीटा हो जिससे कि हम इसे इक्विलिब्रियम पे मेंटेन कर सके। अभी इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना है तो हर मास पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। इस पे कितना फोर्स लग रहा था m पे, इस पे एक mg फोर्स लग रहा था ड्यू टू ग्रेविटी और एक टेंशन फोर्स लग रहा था। सो अगर इस पे नेट फोर्स जीरो होना है तो T इज इक्वल टू mg होना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे T है और ये थीटा है, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा, T sin थीटा कट गए और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा आ गया 2T cos थीटा। इस पे भी ग्रेविटी फोर्स लग रही है जो कि रहेगा √2 mg। √2 mg को 2T cos थीटा को इक्वल कर दिया, T का वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ से हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया जो कि है cos इनवर्स 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ व्हीकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग 3 डिफरेंट शेप्ड रोड्स एज हॉरिजॉन्टल, concave and convex. The surface of road on which the normal reaction is maximum. एक व्हीकल है जो कि 3 डिफरेंट टाइप के रोड पे चल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। हमें बताना है इन तीनों केस में मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन किस वाले शेप में होगी। देखो यहाँ पे अगर वो वी जैसे से मूव कर रहा है, सो वर्टिकल में हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू एम जी। व्हीकल जो है सरफेस पे, व्हीकल पे ग्रेविटी एक mg फोर्स लगा रही और सरफेस जो है व्हीकल पे n का नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा। सो हम व्हीकल के लिए n इज इक्वल्स टू एम जी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। जब भी ये कॉन्वेक्स पे, सो अज्यूम किए ऐसा सरफेस है, इसका एक रेडियस r है। हमें पता है जब भी कोई भी चीज एक सर्कुलर टाइप चीज पे घूमती है, सो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कंसीडर करना पड़ता है। सो यहाँ पे
इस पे एक नीचे का फोर्स लग रहा mg जो कि ग्रेविटी लगा रही, और सरफेस जो एक नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा। सो mg नीचे लग रहा, n ऊपर लग रहा, और ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा आ रहा, क्योंकि वो नीचे इस साइड जा रहा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा आएगा। तो इस पे एक्सेलरेशन नेट फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू mv स्क्वेयर ओवर r। सो n मेरा आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वेयर ओवर r। वही जो कॉन्वेक्स सरफेस है मेरा, कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव, कॉनकेव के लिए ये मेरा r हो जाएगा। ग्रेविटी इस पे एक mg फोर्स लगा रही, सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा, इस पे नेट फोर्स का इक्वेशन लिख लेंगे हम n माइनस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वेयर ओवर r। यहाँ से मेरे पास n आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वेयर ओवर r। तीनों केस में मैक्सिमम मेरे पास आ रहा कॉनकेव के लिए, सो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक व्हीकल है अपने पास जो कि एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा, तीन डिफरेंट शेप्स रोड्स पे, एक हॉरिजेंटल, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। हॉरिजेंटल के केस में वर्टिकल में सिंपली नेट फोर्स इक्वल टू 0 करके n इज इक्वल टू mg आ गया। कॉन्वेक्स वाले में जब हमने नेट फोर्स का इक्वेशन लिखा, सो mg माइनस n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। हमें पता है f इज इक्वल्स टू m है, न्यूटन सेकेंड लॉ, उससे हमने इक्वेशन लिखा mg माइनस n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। सो n हमारे पास आ गया mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। कॉनकेव वाले में जब हमने f इज इक्वल्स टू m किया, सो n माइनस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। सो n हमारे पास आ गया mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। सो कॉनकेव वाले में हमारे पास मैक्सिमम आ गई। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, सो इसको एक बार प्रॉपरली समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द वेट ऑफ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज w1 एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, the weight is w2. The ratio of w1 to w2 is 4/3. The value of acceleration a is। देखो इस क्वेश्चन में जाने से पहले सबसे पहले एक चीज समझो कि हमें जो हमारा वेट फील होता है, कि हमारा वजन कितना है, हमारा वेट कितना है, वो हम पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसकी वजह से फील होता है। सपोज कि आप कोई वेइंग मशीन पे खड़े हो, सो वेइंग मशीन में जो आपका वेट आ रहा, सपोज किसी का वेट 60 केजी है, किसी का वेट 50 केजी है, सो वो 50 केजी क्या है, वो नॉर्मल रिएक्शन है जितना सरफेस आप पे लगा रहा, वो नॉर्मल रिएक्शन है जितना कि सरफेस आप पे लगा रहा, ना कि आपने कितना फोर्स लगाया सरफेस पे। वेइंग मशीन हमेशा क्या मेजर करता है कि सरफेस ने कितना फोर्स लगाया आपके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन बताता है। तो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू हमें हमारा वेट मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट हमें काम में आएगा। सो क्वेश्चन देखेंगे अभी। सो पहला केस हमारे पास है कि लिफ्ट जो है अपनी स्टेशनरी है, इस केस में मैन पे एक ग्रेविटी लगा रही mg और सरफेस ने एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया जो कि है n। ये हमने स्टेशनरी लिफ्ट वाले केस में लिख दिया इक्वेशन। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अभी लिफ्ट क्या कर रही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से डाउनवर्ड्स मूव कर रही इन केस 2। तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या आएगा, mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। ओके, सो n आ जाएगा हमारा mg माइनस ma। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेट हमारा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। सो w1 मेरा हो जाएगा mg और w2 मेरा हो जाएगा mg माइनस ma। w1 w2 का रेशियो दे रखा है, उसमें पुट करेंगे w1 ओवर w2 हमें दे रखा है
4/3. So mg over mg minus ma is equals to 4/3. जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो 3mg इज इक्वल्स टू 4mg माइनस 4ma. यहां से 4ma इज इक्वल्स टू mg और a आ गया हमारा g/4 जो कि है मेरा ऑप्शन बी. सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि जो भी हमें हमारा वेट फील होता है वो हम पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसकी वजह से फील होता है. सबसे पहले हमने ये वाली बात ध्यान में रखी. पहले केस में हमें लिफ्ट स्टेशनरी दी थी, सो हमने मैन पे फोर्स का इक्वेशन लिखा, सो हमें mg इज इक्वल्स टू n मिल गया. दूसरे केस में जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड्स जा रही थी, सो उस केस में हमने F फोर्स का इक्वेशन F इज इक्वल्स टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके इक्वेशन लिख लिया. सो mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma आ गया. सो नॉर्मल रिएक्शन हमारी mg माइनस ma आ गई. मैंने आपको पहले ही बोला जो हमारा वेट है वो हमें नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फील होता है. सो W1 हमारा mg आ गया, W2 हमारा mg माइनस ma आ गया. W1 और W2 का रेशियो दिया था, हमने रेशियो में पुट किया, कैलकुलेशंस करी और एक्सेलरेशन हमारा g/4 आ गया. ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है, मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट कि वेट जो है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फील होता है. सो इसके ऊपर 3-4 बार क्वेश्चन आ रखे एग्जाम में, सो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v. Sand is being dropped on the belt at the rate of m kgs per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity v मीटर per second will be. हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो v है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है. हमने क्या किया, m kg पर सेकेंड से उस पर सैंड ड्रॉप करना स्टार्ट किया. m kg पर सेकेंड मतलब इसको ध्यान से समझो, हमने हर एक सेकेंड में उस पर m kg सैंड को ड्रॉप किया. द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इज. कितना फोर्स लगाए कि जिससे कि वो जो कन्वेयर बेल्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही मूव करे. हमने मास, हम हर सेकेंड उसमें m मास का सैंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना है, वो उसके बाद भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता रहे. देखो ये मोमेंटम का क्वेश्चन है. हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू dp/dt where p is our momentum. सो ये F क्या रहेगा, इतना फोर्स F लगाना पड़ेगा हमें कन्वेयर बेल्ट पे जिससे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे. P क्या रहेगा हमारा, m इंटू v. अभी जो m है हमारा, मल्टीपल केसेस में m हमारा कांस्टेंट रहता था, सो हम उसे कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर लेके आ जाते थे और m dv/dt लिखते थे. बट यहाँ पे हमारा मास कांस्टेंट नहीं है, कन्वेयर बेल्ट का मास हर सेकेंड में m से बढ़ते जा रहा है क्योंकि हम हर एक सेकेंड पे उसमें m kg का सैंड ड्रॉप कर रहे हैं. सो हमारा मास ऑफ कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट नहीं है, वो एक वेरिएबल है. सो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. अगर आपको मल्टीप्लीकेशन रूल याद हो, यूवी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सो उसमें क्या करते थे हम, पहले u को डिफरेंशिएट किया, v को कांस्टेंट माना, फिर v को डिफरेंशिएट किया, u को कांस्टेंट माना. सो वैसा ही करेंगे. पहले dm/dt इंटू v लिखा, फिर माइनस dv/dt इंटू m किया. ये आ गया हमारा f. उसने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है. तो ये क्वांटिटी अपना जीरो हो जाएगा. सो फोर्स आ गया हमारा v इंटू dm/dt. अभी dm/dt क्या है, कन्वेयर बेल्ट का मास हर सेकेंड कितना बढ़ रहा,
कॉन्वेयर बेल्ट के मास में हर सेकेंड में कितना चेंज आ रहा। सो हमें पता है क्वेश्चन में दे रहा कि m kg पर सेकेंड, हम हर एक सेकेंड में उसमें m kg ऑफ सैंड डाल रहे हैं। सो हर 1 सेकेंड में कॉन्वेयर बेल्ट का मास m से चेंज हो रहा। सो पुट कर दिया, F इज इक्वल्स टू आ गया हमारा m इंटू वी। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। सो इतना फोर्स अगर हम कॉन्वेयर बेल्ट पे लगाएंगे तो उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। ऑप्शन है हमारा डी। क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सो एक बार देख लिया इसे अच्छे से। सो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।